आज हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी। हाँ, तो बीजेटी की इसका फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ड है बाइपोलर, मतलब यहाँ पे ये जो डिवाइस होता है बीजेटी, ठीक है, ये होता है तुम्हारा थ्री टर्मिनल टू जंक्शन डिवाइस। ठीक है, थ्री टर्मिनल मीन्स इसमें 3 लेग्स होते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है, और इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक ये वाला जंक्शन, एक ये वाला जंक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अगर मेरा एमीटर है, ई एमीटर को डिनोट करता है। ठीक है, ये मिडिल वाला हमेशा बेस होता है। ठीक, और इधर जो साइड में है तुम्हारा ये होता है सी कलेक्टर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कलेक्टर। तो 2 जंक्शन होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा पहला एमीटर और बेस में जो जंक्शन होता है उसको एमीटर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जे इसे इसका डिनोट करते हैं, और जो तुम्हारा बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, ये इधर को तुम इनपुट भी बोल सकते हो और इधर को आउटपुट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा चीज़ है कि जैसे क्या होता है कि इसका डोपिंग, ये हो गया तुम्हारा एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर का, फिर कलेक्टर का, फिर बेस का। ठीक है, ये डोपिंग हम लोग सबसे पहले देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखो सबसे पहले इसका सिंबल जानो। ये ट्रांजिस्टर जो है समथिंग इस टाइप का दिखता है। ठीक है, 3 लेग हो गया इसका, बीच वाला हमेशा बेस होगा, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि पहचाने कैसे, एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। देखो एमीटर में एरो रहेगा, या फिर एरो क्या हो रहा है, या फिर एरो यहाँ पे रहेगा, या फिर तुम्हारा एरो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियरली बनाते हैं। एमीटर में हमेशा एरो मार्क किया रहेगा। ठीक है, या फिर एरो इस टाइप का होगा, या फिर एरो इस टाइप का होगा। ठीक, अब पहचानोगे कैसे, तो एरो जिसमें है वो तो एमीटर होगा, हम पहचान लिए, ये मेरा एमीटर लेग, ये मेरा बेस वाला लेग, और जो बचा वो कलेक्टर ही होगा। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे ये एनपीएन है कि पीएनपी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, करंट का डायरेक्शन बोलो तो क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो बस यही कंसेप्ट तुमको याद रखना है, दुनिया का कोई भी ट्रांजिस्टर पहचान लोगे। अब ये एरो क्या डिनोट करता है, एरो डिनोट करता है करंट का डायरेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है तो इधर क्या होना चाहिए, तुम ही लोग बोलो, पॉजिटिव होना चाहिए, और इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो भाई पहचान तो लिए, अगर ये पी है और ये एन है तो ये भी एन होगा, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये अगर बेस है, जहाँ पे एरो लगा होगा वो हमेशा क्या होता है, एमीटर। ठीक है, और जो तुम्हारा और एक लेग बचा हो तो कलेक्टर होगा। फिर यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, पी टू एन होता है, यानी ये पी होगा, ये एन होगा। तो ये अगर पी है, ये बेस वाला एन है, तो ये कौन सा बचेगा, पी। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, बोलो, पीएनपी। तो अब बोलो, तुमको कभी भी ट्रांजिस्टर पहचानने में दिक्कत होगा, जब भी ट्रांजिस्टर आए तुमको क्या पहचानना है कि उसका करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन जिधर है बस उसी हिसाब से उसको पी और एन को मार्क करो, और फिर जो लेग बचा उस पर और एक चीज़ बना दो, है ना। और अगर तुमको इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर पहचानना है तो एमीटर, बेस हमेशा बीच वाला होता है, एमीटर कौन सा होता है, जिसमें करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप नहीं। ठीक है, अब देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वीडियो हो रहा है, हम वीडियो अपलोड कर देंगे, सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, बच्चों पी होगा, वो पी होगा, पी एन पी। 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है ना, एक एन पी एन और एक होता है पी एन पी। अगर एन और पी तुमको मिल गया तो तीसरा क्या होगा, एन होगा। अगर पी और एन मिल गया तो तीसरा क्या होगा, एन। हाँ, दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, हम लोग एक ट्रांजिस्टर लेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सब एनपीएन के लिए पढ़ेंगे, बाद में पीएनपी में आएंगे। एकदम ध्यान से सुनना है यहाँ से। एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, हो गया मेरा ट्रांजिस्टर, है ना।
अब ट्रांजिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रांजिस्टर, ये मेरा बेस, ठीक है, ये मेरा कलेक्टर और ये मेरा एमीटर। और NPN है तो NPN ट्रांजिस्टर है तो ये N होगा, ये P होगा, है ना, और ये वाला मेरा N होगा, है ना। अब जब हमको ये तीन पता चल गया तब क्या कर सकते हैं, ये क्या है मेरा P। तो करंट डायरेक्शन, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम P टू N, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये यहाँ पे इस टाइप का होगा। ये मेरा बन गया NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे करते हैं हम। जैसे सबसे पहले ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा ये एमीटर है, ठीक है। तो करंट यहाँ से आता है उसको हम लोग नाम देंगे IC, कलेक्टर करंट। जो करंट बेस से आएगा उसको नाम लेंगे हम बेस करंट। अब देखो जंक्शन लॉ तुम लोग पढ़े होगे KVKCL की सम ऑफ करंट एट ए एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट एट ए जंक्शन इक्वल टू 0 होता है। तो जितना इनकमिंग होता है उतना आउटगोइंग होता है ना। तो यहाँ पे देखो इनकमिंग IC है, IB है, तो आउटगोइंग IE से होगा। तो इसको लेट हम लोग मान लेते हैं IE, ठीक है। कौन सा करंट, एमीटर करंट। तो एमीटर करंट क्या है, ये दोनों का सम है, यानी IE इक्वल टू क्या, IB प्लस IC, है ना। तो ये भूलेंगे नहीं हम लोग, याद रहेगा। क्योंकि कैसे, क्यों कलेक्टर से भी करंट आ रहा है, बेस से भी आ रहा है, तो जाएगा कहाँ से, एमीटर से। एमीटर में ऑलरेडी हम मार्क करके रखे हैं कि टोटल करंट आउट हो रहा है, इसका मतलब बाकी दोस्त से करंट आ रहा होगा। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज़ समझा रहे हैं यहाँ पे तुम लोग को। जैसे मान लो कहीं पे लिखा होगा, ठीक है, हम लोग वोल्टेज लिखते हैं ना VAB, इसका मतलब क्या आता है, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, ठीक है। जो हायर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, लोअर को पीछे लिखते हैं। मान लो हम लोग लिखते हैं ना बहुत जगह करंट IB, करंट BA, इसका मतलब क्या होता है, करंट एट B माइनस करंट एट A। एक्चुअली करंट तो सीरीज़ में आता है, उसको हम लोग कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं लिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल जब नापना होता है, मान लो यहाँ पे A पॉइंट है, B पॉइंट है, अगर ये हायर है या लोअर है तो इसको कैसे लिखते हो, VBA। इसका मतलब क्या होता है, VB माइनस VA, यानी इस जगह का पोटेंशियल से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ का नेट पोटेंशियल मिलेगा, है ना। उसी टाइप से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये तुम्हारा कलेक्टर है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा एमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ये दोनों के बीच में, तो जिधर से करंट आ रहा है उधर को हम पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे, इसको हायर पोटेंशियल लेंगे कलेक्टर को, एमीटर को लोअर। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, VC क्या होगा, E। क्यों, क्योंकि कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव होता है, ये किस टाइप का पॉजिटिव है, ये ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे पॉजिटिव होता है। बोलोगे कि एक पॉइंट पे भैया दो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, एक्चुअली ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, हायर और लोअर पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। जैसे देखो मान लो, जस्ट एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पे -3 वोल्ट है। देखो ये काम कर रहा है ना। अगर तुम यहाँ पे 2 वोल्ट है तो इसके 5 के रिस्पेक्ट में ये कम है, तो ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, है ना, ये हायर ये लोअर। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो ये -3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। अब तुम खुद ही बोलो हायर पोटेंशियल किधर हुआ, 2 वाला, लोअर पोटेंशियल लो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये इस टाइप से काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डाले थे, ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाला तो पॉजिटिव है ही। तो ये वाला भी अगर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो इस पोटेंशियल का हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, V। सबसे पहले क्या होगा C और नीचे B, है ना। ये वाला क्या बनेगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये हो गया VCB। यहाँ का जो पोटेंशियल था वो क्या था तुम्हारा VCE, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये क्या होगा तुम्हारा, बोलो क्या होगा, VBE। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे यहाँ पे, रुको स्पेस, किसको, वो माइनस नहीं है, वो लोअर पोटेंशियल है, इसके रेस्पेक्ट में, कलेक्टर के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। अभी तुमको समझाया नहीं कि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ पे -3 होता है, तो 5 के रेस्पेक्ट में कम है, -3 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव है ना। हाँ, ये ऑल NPN ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो
यहाँ से मान लो हम लोग KVL लगाते हैं पूरा ट्रांजिस्टर पे, तो देखो यहाँ पॉजिटिव से, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव से घुस रहा है तो इसको हम लोग VB लिख सकते हैं। देखो पॉजिटिव से घुस रहा है, फिर यहाँ से नेगेटिव में घुस रहा है तो इसका मतलब माइनस VC होगा, फिर लास्ट वाला क्या होगा प्लस होगा, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से घुस रहा है यानी VCB। अब सारा को अब अगर ये KVL लगा दिया, KVL क्या होता है टोटल सर्किट में 0 होता है ना। अब देखो ये 0 हो रहा है कि नहीं, VB को क्या लिख सकते हो VB माइनस VE लिख सकते हो ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हो VC माइनस VE, ठीक है, प्लस इसको क्या लगता हो VC माइनस VB। अब देखो इसको ये अगर ओपन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा, तो ये देखो माइनस VB कटा, माइनस V प्लस V कटा, और देखो यहाँ पे माइनस VC प्लस VC कटा, इक्वल टू 0 आ गया। एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस अगर तुम वोल्टेज चेक करोगे तो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर KVL क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। देखो जब तुम KVL लगाते हो ना, उसीलिए हम आज एक वीडियो लिंक भेजे थे, उसमें हम पूरा समझाए हैं कि कैसे हम लोग KVL कैसे लिखते हैं, तुम लोग कोई देखते ही नहीं हो, उसमें हम ही पढ़ाए थे। देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ से जब यहाँ से तुम इंटर करोगे ना KVL लगाना, तो जिस पॉइंट से घुसते हो तुम उसको उस पोटेंशियल के साथ लेते हो। तो यहाँ पॉजिटिव से घुस रहे हो इसलिए पॉजिटिव लोगे, फिर यहाँ से नेगेटिव में घुस रहे हो इसलिए नेगेटिव लोगे, फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव के साथ इसमें घुस रहे हो तो ये पॉजिटिव लोगे, समझे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक जो समझाएं, ट्रांजिस्टर पहचान लोगे कैसे होता है, किधर पॉजिटिव किसका नाम, ये नोमेनक्लेचर बराबर है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे एक पैरामीटर लिखते हैं, करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है, करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है। बीटा कब बोलेंगे, जब मेरा कॉन्फ़िगरेशन कॉमन क्या होता है कॉमन एमिटर, जब मेरा ये होता है ना कॉमन एमिटर, उसको हम लोग बीटा बोलते हैं, गेन को कॉमन एमिटर में करंट गेन को बीटा बोलते हैं, ठीक है। और अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन रहा ये कॉमन बेस, तो उस टाइम में मेरा करंट गेन होता है अल्फ़ा, ठीक है। तो इसमें मेरा बीटा, इसमें मेरा अल्फ़ा, तो बीटा बराबर क्या होता है IC अपन IB, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि कॉमन एमिटर में यहाँ पे देखो कॉमन ऊपर हमेशा IC ही होगा, ठीक है, IC कलेक्टर करंट होगा क्योंकि वो आउटपुट होता है। गेन मतलब क्या होता है, गेन हमेशा होता है आउटपुट बाय इनपुट, है ना, आउटपुट बाय इनपुट। अब एक बात बोलो, अगर तुम्हारा कॉमन यहाँ पे एमिटर है तो इनपुट में क्या होना चाहिए था, देखो अगर ये चीज़ अगर दोनों चीज़ से कॉमन होता तो अगर ये मेरा आउटपुट है तो बचा जो इनपुट होगा, है ना। तो गेन हम क्या जानते हैं, गेन हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट तो मेरा IC है, तो इनपुट मेरा क्या बचेगा कॉमन एमिटर के केस में क्या बचेगा, बेस बचेगा ना, तो IC बाय IB। हाँ देखो जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अगर ये मेरा कॉमन हो गया, ये इनपुट से भी और ये मेरा आउटपुट से भी, अगर ये दोनों कॉमन हो गया तो ये मेरा इनपुट होगा, ये मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि ये मेरा आउटपुट ही है ना, ये कलेक्टर वाला पार्ट, ये एमिटर है, ठीक है, ये मेरा बेस है। अब देखो इनपुट हम यहाँ से डाल रहे हैं तो ये मेरा इनपुट वाला पार्ट होगा, अगर एमिटर कॉमन रहा तो। अगर कॉमन बेस रह गया तो एमिटर यहाँ नहीं आ जाएगा, तब इनपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमिटर, समझ रहे हो। तो गेन हमेशा क्या बोलता है, देखो फिर कौन काला जादू कर दिया पता, हाँ समझा रहे हैं, मेरा पेन हमको लिखने का परमिशन देगा तब ना। अच्छा ये चीज़ देखो, गेन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट होता है, ये चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक है। अब देखो ये मेरा अगर मान लो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और हम यहाँ से ले रहे हैं क्या आउटपुट, कहाँ से, कलेक्टर से, और ये मेरा कॉमन है, माने इसमें ये इसके साथ भी है, ये बेस के साथ भी है। अगर ये मेरा कॉमन पार्ट है तो हम इनपुट एक तरफ से डालते हैं, आउटपुट एक तरफ से लेते हैं। तो जब मेरा एमिटर कॉमन रहेगा तो इनपुट क्या होगा, बेस, और कलेक्टर हमेशा आउटपुट होगा, ठीक है। अगर कलेक्टर ऑलवेज आउटपुट होगा तो ऊपर तो मेरा हमेशा क्या होगा, चाहे वो कॉमन एमिटर हो या कॉमन बेस हो, ऊपर हमेशा IC होगा। अब डिपेंड करता है नीचे क्या होगा, इनपुट। तो जब एमिटर कॉमन रहेगा तो इनपुट क्या होगा, बेस, और जब बेस कॉमन रहेगा तो इनपुट क्या होगा, बोलो, एमिटर यानी I।
हाँ ये क्लियर है। अब कन्फ्यूज़न होगा ये याद रखने में कि कब आई सी बाई आई बी होगा, कब आई सी बाई आई होगा। आई सी क्यों ऊपर हमेशा, क्योंकि हम लोग कलेक्टर से हम हमेशा आउटपुट लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वहाँ पे एक चीज़ लिखाए थे एनपीएन में, क्या कि आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, है ना, है ना। तो आई बी जो होता है ना ये स्मॉल करंट होता है, इसका वैल्यू बहुत कम होता है, ये मान के चलो 1% ऑफ आई ई होता है, ठीक है। अब अगर आई बी मेरा 1% हुआ आई ई का, तो आई सी कितना होगा, लार्ज होगा, है ना। लार्ज मतलब कितना, 99%, क्योंकि आई जो क्या होता है आई सी और आई बी का समेसन होता है। अगर ये 1% है तो ये 99% होगा, है कि नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे अगर हम ये मेरा किसका कॉमन एमीटर के लिए अगर हम क्या करेंगे, गेन निकालेंगे बीटा, तो क्या हो जाएगा आई सी बाई आई बी, यानी परसेंटेज तुम्हें पुट कर दो। आई सी कितना 99% और आई बी कितना 1%, यानी बीटा का वैल्यू कितना आएगा 99, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा। अब हम लोग जो सब पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, हम लोग स्पेशल केस लेके चलते हैं, बीटा को इन्फिनाइट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आने तो फिर वो बता देंगे। तो आइडियल केस में अगर बीटा नहीं दिया हुआ कहीं पे गेन, तो हम लोग आइडियल केस बीटा को इन्फिनाइट ले लेते हैं, मतलब इन्फिनाइट गेन पकड़ लेते हैं हम लोग, इन्फिनाइट गेन आइडियल केस में, ठीक है, आइडियल। चलो अब और एक चीज़ क्या बता, अल्फ़ा, है ना। अब अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा क्या होता है आई सी बाई आई, है ना। हाँ तो फिर वो सेम चीज़ यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी अगर लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वही अगर बीटा मेरा 1% हुआ और हाँ तो आई सी मान लो, यहाँ पे हम थोड़ा अलग वैल्यू लेते हैं, 98% लेते हैं आई का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा आई सी बाई आई ई होता है ना। तो आई सी मेरा कितना है 98% है, किसका आई का, और आई कितना है, आई तो आई है ना। 98% माने 0.98 होगा कि नहीं। अगर आई सी 98% है आई का, तो अगर उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे कितना होगा, आई का 0.98, तो आई अगर कट गया तो कितना बचा 0.98। तो एक चीज़ याद रखना कि अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में होता है, 0.9 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। ये हमेशा इस रेंज पे रहता है, ये 1 से ज़्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता, लेकिन मान के चलो 9.9 से ऊपर ही होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है, छोटा छोटा चीज़, है ना। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, जैसे एक चीज़ अभी क्या देखें कि अल्फ़ा क्या होता है, तुम ही लोग बोलो, कॉपी किताब है निकालो और साथ साथ पढ़ो। अल्फ़ा क्या होता है आई सी बाई आई, है ना। तो हम यहाँ पे आई को क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, है ना। अब ऊपर नीचे आई सी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा 1 बाई, यहाँ क्या 1 प्लस आई बी बाई आई सी। आई बी बाई आई सी क्या होता है बोलो, आई बी बाई आई सी क्या होता है 1 प्लस ये 1 बाई बीटा होगा, और इसको अगर फिर लिखोगे तो क्या बचाएगा बीटा बाई 1 प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू ये भी होता है बीटा बाई 1 प्लस अल्फ़ा, है ना, ठीक है। ये सब तुम लोग खुद ही ये सब देख सकते हो, तुम उसमें ही पुट करो। बीटा इक्वल टू क्या होता है आई सी बाई क्या आई बी। अब आई बी क्या लिख सकते हो, बस ये वाला याद रहेगा ना, ये वाला कभी नहीं भूलोगे, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ पे आई बी आई सी को उधर लेके जाओ, यहाँ पुट करो, माइनस प्लस करो, ये सब आते रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बस यहाँ पे तुमको समझने वाला चीज़ क्या, तुमको ये हम 2 बार 3 बार देख लेना अच्छे से। कलेक्टर होता है, एन होता है, करंट कंडक्शन ऐसा होता है, ये आई बी होता है, ये आई सी होता है, ये जो होता है ये वाला अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब घुसते हैं हम लोग सर्किट में।
ठीक है। मान लो एक हम सर्किट लेते हैं, यहाँ पे कुछ डीसी वोल्टेज है, इसका VVB नाम देते हैं, ठीक है। ये एक AC है, एकदम सर्किट देख के डरना मत, इसे जस्ट हम एग्जांपल समझाने के लिए कुछ चीज़। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर तुम लोग खुद बोलोगे कौन सा ट्रांजिस्टर है, बोलो कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN PNP। अब कभी गलती होगा पहचानने में, बोलो एमीटर कौन सा है, ये वाला, बेस कौन सा है, ये वाला, कलेक्टर कौन सा है, दिस वन, ठीक है। ये हो गया, RE नाम लेते हैं, ये कलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम VCC डालते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं आउटपुट कुछ V0। अब देखो BJT का हम लोग को 2 टाइप का एनालिसिस पढ़ाना है। BJT का एक होता है AC एनालिसिस, ठीक है, एक पढ़ना हम लोग को DC एनालिसिस, ठीक है। देखो AC एनालिसिस जहाँ भी आ जाएगा वहाँ तुमको एम्पलीफिकेशन देखना है, मतलब हमेशा तुमको क्या इनपुट डालोगे और आउटपुट में कितना मिलेगा और गेन निकालना होता है। तो जब भी AC का बात आ जाता है तब हम लोग क्या एम्पलीफायर एनालिसिस कर लेते हैं, और DC में हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि मतलब कितना बाइसिंग वोल्टेज चाहिए कंट्रोल करने के लिए इस BJT को, ठीक है। तो जैसे AC सिग्नल अगर हम DC एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, AC सिग्नल को 0 कर देंगे। AC सिग्नल अगर 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी AC कुछ फ्रीक्वेंसी में काम करता है ना, तो ओमेगा अगर हम DC में क्या करेंगे, ओमेगा को 0 करेंगे, यानी AC को ऑफ कर देंगे। अगर AC ऑफ हो जाता है तो ओमेगा 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं ना, AC क्या होता है साइन ओमेगा T, ये ओमेगा पे डिपेंड करता है ना, यही फ्रीक्वेंसी होता है ना। अगर ओमेगा यहाँ पे 0 होता है तो XC क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, इसका इम्पीडेंस आउटपुट में ये क्या होता है 1/ωc होता है। अगर ओमेगा 0 है तो यहाँ पे XC क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट ना। XC इन्फिनाइट मतलब क्या, ओपन सर्किट, यानी यहाँ से ट्रांजिस्टर को हटा देंगे। जब भी हम DC एनालिसिस करेंगे, जहाँ ट्रांजिस्टर बोल रहे कैपेसिटर, जहाँ कैपेसिटर है उसको हम हटा देंगे। अगर मान लो यहाँ पे रास्ते में कैपेसिटर होता है उसको हटा देते हैं। तो जब भी DC एनालिसिस करते हैं सारा कैपेसिटर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो DC एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मेरा AC सिग्नल 0, AC 0 मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी जब 0 होगा तो इम्पीडेंस क्या देता है, इन्फिनाइट, है ना। सिमिलरली जब AC एनालिसिस करेंगे तब क्या करेंगे, DC सप्लाई को 0 करेंगे। DC सप्लाई क्या है, यहाँ पे एक VCC है, यहाँ पे एक VCC है। DC सप्लाई को 0 करना इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग ओमेगा को क्या करेंगे, हाई ले लेंगे, ओमेगा हाई कर लेंगे, है ना। अब तुम खुद सोचो कितना हाई फ्रीक्वेंसी लेते हो। हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो लेते हैं ना 5 किलो हर्ट्ज का, बोलते हैं कि सर लोग कि 5 किलो हर्ट्ज का ये डालो, फ्रीक्वेंसी डालो। अब बात बोलो XC क्या होता है, XC = 1/ωc। अगर ओमेगा का रेंज किलो में कोई चीज़ को 1/1000 से अगर डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट तो 0 के अप्रॉक्स चलने जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0। तो XC 0 मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, इम्पीडेंस 0 है। तो यहाँ पे DC क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये कैपेसिटर, समझ रहे हो। तो उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो BJT में हम लोग को जो AC और DC एनालिसिस पढ़ना है, ये यही दोनों चीज़ है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे सिर्फ DC पढ़ेंगे, DC कंप्लीट होने के बाद AC हम लोग पढ़ेंगे, जितना एम्पलीफायर वाला पार्ट होता है। तो अभी बस इतना ही जानो कि हम हमेशा जो करेंगे कैपेसिटर जहाँ दिखेगा हम उसको ओपन कर देंगे जब हम DC एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो।